अमृत उत्सव, विकास के चरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। भारत में आजादी के 75 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अनुसंधान हुआ है। अमृत उत्सव, इस विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे इन्हीं उपलब्धियों पर। स्वीकार करिए मेरा यानी शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में हुए विस्तार के बारे में। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर AMR सुरेश। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज में। फिजियोथेरेपी डे जो हम 8 सितंबर को मनाते हैं, ये सबसे पहले भारत देश में शुरू हुआ था 1952 में, और 1953 में हम इसके सबसे पहला कॉलेज जो प्रोफेशनल स्टडीज या प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करे उसका स्थापना किया गया था। और ये हुआ था BMC के एक हॉस्पिटल में, और वहीं से फिजियोथेरेपी के बारे में इंफॉर्मेशन हर किसी को मिलने लगा, और इसके बारे में कि ये किस तरीके का ट्रीटमेंट ऑफर करता है, किस तरीके से डिसेबिलिटी में काम करता है, किस तरीके से रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास में काम करता है, इसके फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इसका करिकुलम क्या है, ये हमें तभी से आके पता चला है। जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास सिर्फ डिप्लोमा कोर्स थे। आज फिजियोथेरेपी अपने आप में इतना एडवांस लेवल पे पहुंचा है कि हम इसमें सिर्फ PhD नहीं है बल्कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी करते हैं, और हमारे पास आज वैरायटी ऑफ स्पेशलिटी अंडर फिजियोथेरेपी भी आता है, जिसमें से कुछ अगर मैं आपको कहूँ तो ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स, पीडियाट्रिक्स, हैंड रिहैबिलिटेशन, बायोमैकेनिक्स, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन इसके अंदर अवेलेबल हैं। 1952 में इसे इंडिया में लाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 1952 में पोलियो का एपिडेमिक इंडिया में था, जहां पर बहुत सारे बच्चे और जो 5 साल से ऊपर के भी जो आके बच्चे थे उनमें भी आके पोलियो का एक बहुत बड़ा चपेट या बहुत बड़ा मार पड़ा, जिसके हिसाब से या जिसके चलते लोगों का पैरालिसिस, जिनको किसी तरीके की सर्जरी जिसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत पड़ रही थी, और साथ ही साथ उस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के साथ उनका लिम्ब में मोबिलिटी के लिए कुछ एक ऐसे टेक्नीशियंस या कुछ एक तरीके का मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी जो उनको फुल टाइम आके रिहैबिलिटेशन या फुल टाइम आके उनका रिहैबिलिटेटिव मेजर्स के ऊपर आके काम कर सके। तो इसीलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स ने ये डिसाइड किया था कि हमें एक ऐसे स्पेशलिटी या हमें एक ऐसे आके क्लिनिकल सर्विस की जरूरत पड़ेगी जो इनके रिहैबिलिटेशन पे, इनके फंक्शनल एक्टिविटी के ऊपर काम कर सकें। तो ये रहा शुरुआत फिजियोथेरेपी का। अगर आप इसको और भी देखेंगे तो फिजियोथेरेपी का सबसे पहला लिटरेचर हमें मिलेगा 460 BC में, जहां पर आपको हिपोक्रेट्स एंड जिनको हम कहते हैं गैलेनस, इन दोनों ने सबसे पहले फिजियोथेरेपी इस सदी में इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने जो फॉर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी इस्तेमाल किया है वो है मसाज, हाइड्रोथेरेपी जहां पर पानी को यूज करके आगे ट्रीटमेंट, और मैनिपुलेशन एंड एक्सरसाइजेस। तो ये आज भी लिटरेचर में हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन हम इसी हिस्ट्री को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जब हम शुरू कर रहे थे इस प्रोफेशन को तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का प्रोफेशनल डिग्री और एक कंप्लीट ग्रेजुएशन का डिग्री यही अवेलेबल था। आज इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन इतना आगे बढ़ा है कि हम हर एक फील्ड में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, जिसमें चाहे ऑर्थोपेडिक हो, न्यूरोलॉजी कंडीशन हो, स्पोर्ट्स हो, कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, पीडियाट्रिक कंडीशन हो, जीरियाट्रिक कंडीशन हो, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल हेल्थ, वो भी एक स्पेशलाइजेशन है जो आज अवेलेबल है। क्योंकि इंडस्ट्री में किस तरीके के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या किस तरीके के ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हो सकते हैं, इसको भी हम एड्रेस करके उसको प्रिवेंटिव स्टेज पे ही हम उनसे रोक सकें। अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसा डिजीज हो जाता है या किसी तरीके के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उनको रिहैबिलिटेट करके उनको अपनी क्षमता के हिसाब से कहां पर आके हम फिट कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को एक अर्निंग और एन एक्टिव सोसाइटी के मेंबर आके देख सकें, वहां तक का स्पेशलाइजेशन है। बहुत विस्तृत है ये फील्ड, जैसा आप बता रहे हैं। आपने बताया बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड के जो ये पोस्ट सिम्टम्स हैं उनको डील करने में फिजियोथेरेपी कारगर हो सकती है। अगर आप आज के दिन
या आज से अगर आप आके 1-1.5 साल पहले भी देखेंगे जी। तो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे उसमें स्पेशली जितने भी रिहेबिलिटेटर्स हैं, जिसमें से फिजियोथेरेपिस्ट, वोकेशनल काउंसलर और आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर, या आप ये कहें कि एक पूरा रिहेबिलिटेशन टीम, इन्होंने इतने सारे लिटरेचर को आके जांचा, परखा और उसमें से ये देखा कि जब चेस्ट इन्फेक्शन हो या किसी भी तरीके का कोविड सिम्टम्स हो, जिसमें मेजरली हम यही कहते हैं कि आपका सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपको निमोनिया डेवलप होता है, आपके लंग में पैचेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको आपका सैचुरेशन या आपका फटीगेबिलिटी, या आप ये कहें कि आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था। तो इन सारे चीज़ों के साथ कैसे हम आके डील कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों में हम कैसे आके इम्प्रूवमेंट ला सकें, वो एविडेंस के बेस पे हमने वो सारे लिटरेचर निकाल के हमने एक ऐसा आके कॉमन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस या एक कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल या SOP टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड बनाया है। और हम सिर्फ अपने ही संस्थान में नहीं बल्कि बाकी सारे जितने भी संस्थान जो हमारे पैरेलली काम कर रहे हैं उनके साथ भी आके ये सर्कुलर, या इसको हम कह सकते हैं एक तरीके का एक इंफॉर्मेशन आके शेयर किया, ताकि हम इंडिया भर में या जितने भी अस्पताल हैं वो सब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करें ड्यूरिंग कोविड एंड इवन आफ्टर कोविड। SOP अगर आप आज भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के साइट में जाके उसमें आके पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन या कोविड रिहेबिलिटेशन अगर आप डालोगे तो उसके आर्काइव्स में सेव किया गया है। अच्छा। जिसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि एक्सरसाइज करने के तरीके क्या हैं, कैसे आपको शुरू करनी है, कब आपको एक्सरसाइजेस रोकनी है, कब आपको आके फिजिकल कंसल्टेशन लेनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। अच्छा। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको तकलीफ छाती से ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस फूल जा रहा है, या आपको ये लग रहा है कि आप पहले जितनी दूर तक का चल पा रहे थे आज आप वो दूरी तक का नहीं तय कर पा रहे हो, तो उसके स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आपको कौन सी करनी है उसमें सेट दिया गया है, जिसको अलग से हमने ग्रेडिंग भी किया है कि अगर आप इस स्टेज पे हो तो आप ग्रेड 1 एक्सरसाइजेस करें, अगर आप इस स्टेज पे हो तो आप ग्रेड 2 एक्सरसाइजेस करें। आज अगर आप देखेंगे तो इस कोविड के चलते हुए बहुत सारे टेली कंसल्टेशन शुरू हुए हैं, बहुत सारे आपको आके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक बार कंसल्ट कर लें आपको, ताकि आप खुद ब खुद अपने आप को आके ग्रेड किए बिना अगर आप एक डॉक्टर से ये ग्रेड करवाएंगे कि आपके लिए कौन से सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बेटर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगी। या ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू अगर एक बार आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी भी आके ट्रीटिंग कंसल्टेंट से अगर आप आके बात करें तो आपको बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि किन तरीके के एक्सरसाइजेस या किस लेवल के एक्सरसाइजेस आपके लिए बेटर सूट करेंगे। यहाँ पर आप हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये फंक्शनली फिट होने के लिए उनको और भी बहुत सारे ऐसे एंड्योरेंस, कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस एंड मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, जिससे वो अपने आप को फिर दोबारा बैक टू नॉर्मल सी ले जा सकें। तो इन सारे चीज़ों के लिए हमारे पास आगे सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, सेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस, set of home-based exercises and set of further consultation not only in terms of physical rehabilitation लेकिन psychological counseling, मेडिकल सोशल वर्कर का इन्फ्लुएंस और पूरा रिहेबिलिटेशन टीम के साथ मिलकर हम उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं जो उनको सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ प्रोवाइड कर सकें। अमृत उत्सव के आज के अंक में आपने सुना फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा क्या है और भारत में इसका विस्तार और इसका विकास कैसे हुआ। हमारे साथ अभी स्टूडियो में थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्संस विद फिजिकल डिसेबिलिटीज में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर AMR सुरेश। धन्यवाद मैम। इसी के साथ अमृत उत्सव का ये अंक समाप्त होता है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।